दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ रिचा। आज हम आपको सुनाते हैं इटली देश की बहुत प्यारी सी लोक कथा, दो समुद्री सौदागर का पहला भाग। इटली की लोक कथाएं भी अपने देश जैसी ही बहुत दिलचस्प हैं। ये कहानी दो सौदागरों और उनके बेटे की है। एक शहर में दो बहुत बड़े सौदागर रहते थे। वो समुद्र के रास्ते से कारोबार करते थे। एक दिन उनके बेटे ने भी साथ जाने की जिद की। मजबूरन उन्हें उसे साथ ले जाना पड़ा। फिर हालात कुछ ऐसे बने कि उनका वो बेटा भटक कर एक वीरान टापू पर पहुंच जाता है। वो टापू पर घूमते हुए जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में उसे एक बहुत ऊंची दीवार नजर आती है। वो एक पेड़ के सहारे से उस दीवार पर चढ़ जाता है और फिर दूसरी तरफ देखता है। दूसरी तरफ एक शहर है। वो किसी तरह से दीवार से उतरकर शहर में पहुंच जाता है। उस शहर में बहुत सुंदर दुकानें थीं। लेकिन शहर की खास बात ये थी कि वहां कोई बोलता नहीं था। फिर क्या हुआ इस कहानी में, ये हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमा या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। बहुत दिनों पहले की बात है।
दो बहुत अच्छे दोस्त थे। इतने अच्छे कि एक दूसरे पर दोनों को बहुत ज्यादा भरोसा था और हमेशा मिलजुल कर रहते थे। दोनों ही बहुत बड़े समुद्री सौदागर थे, यानी वो समुद्र के रास्ते कारोबार करते थे। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों के ही सातों समुंदर में कारोबारी जहाज चलते थे। एक सौदागर के एक बच्चा था, जबकि दूसरे के कोई औलाद नहीं थी। लेकिन वो भी अपने दोस्त के बेटे को अपने बेटे जैसा ही प्यार करता था। वक्त के साथ वो बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन दूसरे सौदागर ने अपने जहाज को तैयार कराया और एक लंबी यात्रा पर निकलने की तैयारी करने लगा। पहले सौदागर के बेटे ने उससे कहा, अंकल, मैं भी आपके साथ चलता हूं। उसकी बात सुनकर पहले सौदागर ने कहा, अभी तुम ऐसे सफर के लिए छोटे हो, कुछ और बड़े हो जाओ तो चलना। इस पर लड़के ने कहा, अंकल, एक दिन मुझे भी यही सब काम करना है, तो क्यों ना मैं अभी से ही इसे सीखना शुरू कर दूं। उसके पिता और दूसरे सौदागर ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो समुद्री सफर पर जाने के लिए अड़ा रहा। थक हार कर उन्हें जाने की इजाजत देनी ही पड़ी। दो जहाजों में समुंदर में उनका सफर शुरू हो गया। धीरे धीरे वो समुंदर में काफी दूर निकल आए। तभी एक दिन समुद्री तूफान आया और इस हालत में दोनों जहाज अलग थलग हो गए। पहले सौदागर का जहाज तो तूफान से बाहर निकल आया, लेकिन उस लड़के का जहाज डूब गया। लड़का होशियार था। वो एक बड़े से लट्ठे के सहारे तैरते हुए साहिल पर पहुंच गया। वो जब वहां पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो एक अनजाना सा टापू है। वो उस टापू पर घूमने लगा। जब वो अंदर पहुंचा तो वहां एक बहुत ही घना जंगल था। जंगल में खूंखार जानवर थे। कुछ जानवरों ने उसे घेर लिया। वो जल्दी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। धीरे धीरे रात घेर आई। वो रात उसने उसी मोटे से पेड़ पर गुजारी। जब सुबह हुई तो उसने पाया कि सभी जानवर जा चुके हैं। वो पेड़ से नीचे उतरा और फिर जंगल में घूमने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे जंगल में एक बहुत ऊंची दीवार नजर आई। उस दीवार को देखकर वो चौंक पड़ा। वो सोचने लगा कि जंगल में ऐसी दीवार भला किसने और क्यों बनाई है। वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दीवार काफी ऊंची थी। कुछ दूर दीवार के साथ साथ चलने पर उसे एक पेड़ नजर आया। वो उस पेड़ पर चढ़ गया और उसकी एक डाल के सहारे दीवार पर कूद गया। दीवार के दूसरी तरफ उसने पाया कि एक पूरा शहर ही आबाद था।
उसने सोचा कि शायद जंगली जानवरों से शहर के लोगों को बचाने के लिए ही ये दीवार बनाई गई होगी। वो नौजवान किसी तरह से नीचे उतरा और शहर में दाखिल हो गया। उसे जोरों की भूख लगी हुई थी। उसने जेब टटोल कर देखी। उसकी जेब में कुछ कुछ पैसे पड़े हुए थे। उसे सड़क के दोनों तरफ दुकानें नजर आ रही थी। वो एक दुकान में घुस गया। वो एक बेकरी थी। उसने दुकानदार से डबल रोटी मांगी, लेकिन दुकानदार ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो एक दूसरी दुकान पर गया। वहां भी दुकानदार ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से वो काफी परेशान हो गया। नौजवान ने सोचा कि उसे यहाँ के राजा से मिलना चाहिए। वो महल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। इत्तेफाक से उसे दूर से महल का गुंबद नजर आ गया। वो महल की तरफ चल दिया। वहां उसे महल के गेट पर दरबान मिला। उसने दरबान से राजा से मिलाने को कहा। दरबान ने भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो नौजवान खुद ही महल में दाखिल हो गया और महल के तमाम कमरों में घूमने लगा। घूमते घामते वो एक सुंदर से कमरे में पहुंचा। वहां पर शाही पलंग बिछा हुआ था। पास ही एक बहुत कीमती और खूबसूरत मेज रखी हुई थी। उस मेज पर हाथ धोने का बर्तन रखा हुआ था। उसने अपना हाथ साफ किया और बहुत आराम से बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद ही वहां पर 2 लड़कियां आईं और उन्होंने मेज पर खाना लगा दिया। नौजवान ने मन भर के खाना खाया और फिर उसी पलंग पर सो गया। उसकी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। उस नौजवान को उसी मेज पर खाना खाने को मिल जाता और फिर रात में वो उसी पलंग पर सोता रहता। इसी तरह से कई साल गुजर गए। एक दिन एक लड़की 2 दासियों के साथ वहां पर आई। वो पूरी तरह से कपड़ों से लिपटी हुई थी। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। उसने नौजवान से पूछा, क्या तुम बहादुर हो? नौजवान ने तुरंत ही कहा, हाँ, मैं बहादुर हूं। उस सुंदर लड़की ने नौजवान से कहा, ठीक है, मैंने मान लिया। अब मैं तुम पर अपना राज जाहिर करती हूं। मैं सम्राट स्कोरज़ोन की बेटी हूं। उन्होंने अपने आखिरी समय में एक जादूगर से सारे शहर पर जादू करवा दिया था। इस जादू का असर पूरे शहर ही नहीं बल्कि नौकरों और फौज तक पर पड़ा है। अब यहां पर कोई बोलता नहीं है। इस जादू की काट ये है कि तुम्हें मेरे साथ
1 साल तक रहना होगा, लेकिन शर्त यह है कि इस दौरान तुम मुझे देखोगे नहीं। साथ ही तुम मेरा ये रहस्य भी किसी पर जाहिर नहीं करोगे। इसके बाद जादू का ये असर खत्म हो जाएगा। इसके बाद तुम यहाँ के राजा बन जाओगे और मैं तुम्हारी रानी। नौजवान ने उसकी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी। फिर उसने कहा, मैं इस शहर को जादू के असर से आजाद कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले मुझे अपने माँ बाप और अंकल से इजाजत लेनी होगी। मैं उनसे इजाजत लेकर जल्द ही लौट आऊंगा। राजा की बेटी को यकीन नहीं था कि वो नौजवान जाकर फिर लौटेगा, लेकिन फिर भी उसने उस पर भरोसा किया और उसके लिए एक जहाज तैयार करवा दिया। उस जहाज में उसने कुछ कीमती सामान भी रखवा दिया। जब वो नौजवान वहां से जाने लगा तो उस लड़की ने उसे एक छड़ी देते हुए कहा, तुम जहां भी जाना चाहो इसको बोलना, ये छड़ी तुम्हें वहां का रास्ता दिखाएगी। बस एक बात याद रखना, तुम मेरा ये राज किसी पर जाहिर मत करना। नौजवान ने वादा किया और फिर जहाज में सवार हो गया। उसने छड़ी से अपने पिता के शहर का नाम बताया और जहाज उसी दिशा में तेजी से बढ़ने लगा। छड़ी ने बहुत कम वक्त में उसे अपने पिता के बंदरगाह पर पहुंचा दिया। उसने नौकरों से शहर के सबसे अच्छी सराय में वो कीमती सामान पहुंचाने के लिए कहा और खुद भी उसी सराय में जाकर ठहर गया। उसने अपनी पहचान छुपाते हुए सराय के लोगों से शहर के सौदागरों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि इस शहर में 2 बड़े सौदागर थे, लेकिन अब दोनों बदहाल हैं। उन लोगों ने ये भी बताया कि उन सौदागरों में से एक का बेटा भी था, लेकिन वो समुंदर में कहीं गुम हो गया है। उसके पिता ने अपने दोस्त पर बेटे को जानबूझकर गुम करने का इल्जाम लगाया और इस वजह से अब दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं। हालांकि दोनों के ताल्लुकात पहले बहुत अच्छे थे। उसने अपने दोस्त पर बेटे को गुम करने का मुकदमा कर दिया और इसी मुकदमे की वजह से दोनों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। उस नौजवान ने अपने पिता को सराय में मिलने के लिए बुलवाया, लेकिन उसके पिता उसे पहचान नहीं सके क्योंकि अब वो काफी बड़ा और सेहतमंद हो गया था। उसने अपनी आवाज को बदलते हुए कहा, मेरे पास काफी पैसा है, मैं आपके साथ मिलकर कारोबार करना चाहता हूं, क्योंकि आपको समुद्री सौदागर होने का काफी अच्छा तजुर्बा है। उसके पिता ने कहा, अब ये मुमकिन नहीं है। मैं अपने बेटे के गुम हो जाने को लेकर एक दूसरे सौदागर के साथ मुकदमा लड़ रहा था। उसी में मेरा सारा पैसा खत्म हो गया।
अब मेरे पास कारोबार करने के लिए पैसा नहीं है। नौजवान ने अपने पिता से कहा, इस बात से आप बेफिक्र रहिए, कारोबार में पैसा मैं लगाऊंगा। मुझे सिर्फ आपसे आपका तजुर्बा चाहिए। इसके बाद उसने अपनी माँ और अपने सौदागर अंकल और आंटी को भी बुलवा लिया। उन सब ने भी उसे नहीं पहचाना। उसने उनके लिए बहुत अच्छा खाना मंगवाया। वो सभी एक दूसरे से बहुत नाराज थे, इसीलिए ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। तभी नौजवान ने चम्मच से खाना उठाते हुए अपने पिता की तरफ बढ़ाया और उनसे कहा, पिताजी, अपने बेटे के हाथ से खाना कबूल कीजिए। आप एक दूसरे से नाराज ना हो। आपका बेटा जिंदा है और वो आपके सामने बैठा है। ये सुनते ही उन सब में खुशी छा गई और वो एक दूसरे के गले मिले और माफी मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। नाराजगी की जगह वहां खुशी भरा माहौल हो गया था। इसके बाद नौजवान ने वहां से लाए कीमती सामान अपने पिता और अंकल में बांट दिए। इसके बाद उसने कहा, अब इन कीमती सामानों के साथ आप फिर से कारोबार शुरू कीजिए। इसके बाद नौजवान ने अपने पिता से कहा, अब मुझे जाना होगा। मैं आप लोगों से इजाजत लेने आया था। मैं आप लोगों से जल्द मिलूंगा। उसकी मां ने पूछा, बेटा तू जा कहाँ रहा है? कुछ तो बताता जा। उसने अपनी मां से कहा, ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता। लौटने पर सारा माजरा बता दूंगा। लेकिन मां उसे कस्में दिला दिलाकर पूछने लगी। मजबूरन उसे राजा की बेटी का भेद मां के सामने खोलना पड़ा। मां ने पूरी बात सुनने के बाद बेटे से पूछा, राजकुमारी दिखती कैसी है? इस पर नौजवान ने उससे कहा, मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है। वो कपड़े से अपना चेहरा ढके रहती है। इस पर मां उसे एक मोमबत्ती देते हुए कहती है कि जब राजकुमारी सो जाए तो तुम चुपके से ये मोमबत्ती जला देना। इसकी रोशनी में तुम देखना कि वो कैसी दिखती है। बेटे ने मां के हाथ से मोमबत्ती ली और बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। वहां वो जहाज पर सवार हो गया और फिर उस छड़ी से कहा कि वो उसे सम्राट स्कोरजोन के शहर में पहुंचा दे। छड़ी ने जहाज को रास्ता दिखाया और जहाज तेजी से उस दिशा में बढ़ चला। कुछ समय बाद वो वहां पहुंच गया। बंदरगाह से सीधे वो महल गया। वहां राजकुमारी उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने साथ में रात का खाना खाया और फिर वो
सोने चले गए। अब आपके भी सोने का वक्त हो गया है। बाकी कहानी हम आपको कल सुनाएंगे। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई हैं। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही हैं। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। धीरे धीरे आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपने अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है और अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि। दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए आपके अपने प्यारे से ऐप नींद को इंस्टॉल करें।